बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द वैरायटी ऑफ लाइफ। ठीक है, वैरायटी ऑफ लाइफ ये हमारे एफएससी पार्ट 1 की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है वो आपको इससे रिलेटेड जो है वो मिलेगा। वैरायटी ऑफ लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें क्या क्या सिलेबस है इसका, तो उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि वैरायटी ऑफ लाइफ के अंदर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे किंगडम्स की। ये किंगडम्स प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन किंगडम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर्स सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये सिलेबस जो है, ये सिलेबस बेसिकली ए लेवल की जो है वो बुक के मुताबिक है। मैंने आज बायो के ग्रुप के अंदर आपको वो बुक शेयर भी की है, तो उसमें से ये किंगडम्स जो है वो जस्ट छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं 5-7, ठीक है। वो सारा वो पोर्शन आपने जो है वो करना है। तो या जो है वो आपके पास जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 में जो रॉबर्ट विटकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, और उस क्लासिफिकेशन के अंदर उसने बहुत थोड़े से किंगडम्स का आइडिया दिया है कि किंगडम्स किस बेस पे बनी है, बस वही उसी हद तक है। कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, कोई डिटेल्ड करेक्टर्स नहीं है, ठीक है। यानी कि चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10 ये चैप्टर्स हमारे सिलेबस का हिस्सा एज सच नहीं है। हाँ, चैप्टर नंबर 6 में प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर के हवाले से हम कुछ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। बाकी जो है वो इसमें एज सच हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। दूसरा हमने जो करना है वो वायरस है। वायरस की डिस्कवरी वगैरह सिलेबस में नहीं है, मेन चीज वायरस की स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमारी बुक के अंदर वायरसेस का जिक्र है उन सारे वायरसेस की स्ट्रक्चर के मतलब हम पढ़ेंगे। वैसे तो एक टिपिकल जो है वो वायरस की स्ट्रक्चर कैसे होती है हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसमें हम एक प्लांट वायरस की भी बात, एनिमल वायरस की भी बात कर लेंगे, और एक बैक्टीरियोफेज की भी बात कर लेंगे कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। लेकिन स्ट्रक्चर की हद तक है, कोई लाइफ साइकिल बैक्टीरियोफेज का नहीं है, ठीक है। वायरल डिजीजेस एज सच नहीं है, ठीक है। लेकिन उसमें मौजूद जो वायरसेस की स्ट्रक्चर के कौन से डीएनए वायरसेस हैं, कौन से आरएनए वायरसेस हैं, वो सिलेबस का हिस्सा है। तीसरी चीज हम एड्स के मतलब पढ़ेंगे। एड्स के पॉजिटिव एजेंट क्या हैं, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, उसकी प्रिवेंशन कैसे हम कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी चैप्टर नंबर 5 में से आपको ये कंटेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये कंटेंट्स हैं। हेपेटाइटिस ऐसा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वायरल डिजीजेज ऐसा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज ऐसा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन कोई सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिर्फ किंगडम्स जो है वो 4 किंगडम्स, उनको हम थोड़ा सा उसके करेक्टर्स को थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द किंगडम्स। किंगडम्स क्या है, क्लासिफिकेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे, अबाउट द किंगडम्स जो है वो हम बात करेंगे। देखें, इस वक्त जो हम बात करें ना तो मेजर डोमेन्स की, तो 3 डोमेन्स है। एक तो आर्किकेरिया है जिसमें आर्की बैक्टीरिया सारे आ जाते हैं। दूसरा प्रोकैरिया और यूकैरिया, दो मेन डोमेन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हैं, जो दो मेन डोमेन्स हैं। वैसे थर्ड वन डोमेन जो है वो इसमें हमारे पास आर्की बैक्टीरिया की भी है। अब इसमें जो प्रोकैरियोट्स हैं वो या बैक्टीरिया हो सकते हैं या साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में 4 किंगडम्स आती हैं। एक प्रोटिस्टा है, एक फंजाई है, एक प्लांटी है और एक एनिमेलिया है। ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं। फर्क क्या है आगे इनमें, वो जो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर है, दे बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। उनके अंदर आगे बड़ी वैरायटी आती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से, लोकोमोशन के हवाले से, हैबिटेट के हवाले से, ठीक है। उसके बाद वो जो हैं तो यूकैरियोटिक लेकिन मल्टी सेलुलर हो गए हैं, और हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, सेल वॉल मौजूद है, काइटन की मौजूद है। उन तमाम के तमाम जानदारों को हम एक अलग किंगडम रखते हैं, दैट इज द फंजाई।
किंगडम प्लांटी में वो आते हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, सेल वॉल उनमें मौजूद है सेलुलस की, उनको हम जो है वो प्लांटी में रखते हैं। और वो एनिमल्स जो कि सेल वॉल नहीं है जिनमें, और वो यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर हैं लेकिन हेट्रोट्रॉफिक है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इंजेस्टिव है, ठीक है, उनको हम जो है वो एनिमेलिया के अंदर रखते हैं। हम वन बाय वन हर एक को जो है वो डिस्कस भी करेंगे, हर एक के फीचर्स को जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किंगडम प्रोटिस्टा की, कि किंगडम प्रोटिस्टा के क्या फीचर है, ठीक है। कॉमन एग्जांपल्स अगर हम लें हम किंगडम प्रोटिस्टा की, तो जो कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं उसमें आपने अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, उसके अलावा आपने जो वो उसमें मुख्तलिफ एल्गी हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो वो हमने बात की थी, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स की बात की थी, फिर वो हमने वाटर मोल्ड्स की बात की थी, स्लाइम मोल्ड्स की बात की थी फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो वो सारी ये जो है वो प्रोटिस्टा के अंदर जो वो बिलोंग करते हैं। प्रोटिस्टा में वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोटिक हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक हैं, और उनके अंदर जो है वो उनका जो दूसरा हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर एक्वेटिक हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल भी हैं, कुछ डाइवर्स बॉडी फॉर्म में है, किसी के अंदर सूडोपोडिया है, तो किसी में सीलिया है, तो किसी में फ्लैजेला है, तो किसी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेरियस फॉर्म है रिप्रोडक्शन की उनके अंदर, वेरियस फॉर्म है रिप्रोडक्शन की उनके अंदर। जी स्टूडेंट्स, हम बैक हैं, बस वो थोड़ा सा इशू था, उस वजह से जो वो ब्रेक लेना पड़ी दरमियान में। अच्छा, बात हो रही थी करेक्टर्स की, तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो तमाम के तमाम यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर हैं यूकैरियोट्स, उसके अलावा सिंपल मल्टी सेलुलर हैं, कॉलोनियल हैं, ठीक है। और इनमें अगर हम मजीद बात करें तो डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है, इनके अंदर हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिटी है, इनके अंदर जो है वो डाइवर्सिटी है, इनके मोड ऑफ लोकोमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इनके जो है वो करेक्टर्स हैं, तो इनको हम एक जनरल सी जो है वो इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल किंगडम्स, एक्सक्लूजन ऑफ ऑल किंगडम्स, ये सारी किंगडम से निकाले हुए हैं, मतलब जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं आते उनको जो है वो प्रोटिस्टा में जो है वो प्लेस किया गया हुआ है।
ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो बॉडी प्लान्स है मेनली वो यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या सिंपल मल्टी सेलुलर हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने इसमें जो है वो डिस्कस करना है कि ये जो प्रोटिस्टा हैं, इन प्रोटिस्टा के अंदर ब्लास्टुला नहीं है, ये एक मेन डिफरेंस है। ठीक है, प्रोटिस्टा डोंट डेवलप अ ब्लास्टुला या मल्टी सेलुलर है, क्योंकि बाकी जो करेक्टर्स है ना वो कुछ एनिमल्स के साथ भी ये शेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स का और प्रोटिस्टा का जो फर्क है ना, एनिमल्स का और प्रोटिस्टा का जो फर्क है, ठीक है, वो फर्क इनके अंदर ब्लास्टुला का है। प्रोटिस्ट के अंदर मुख्तलिफ जो है वो ग्रुप्स हैं, हम उसके मेजर ग्रुप्स के नाम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफ सी हिस्ट्री में प्रोटिस्टा की बता दूं कि जॉन हॉग ने फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के लिए प्रोटिस्टा का कहा था कि इनको जो है उसमें रखा जाए। उसके बाद अर्नस्ट हैकेल ने बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स जो हैं और उसके अलावा दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी में फिट नहीं आते थे, उनको जो है वो क्या किया, इसमें रख दिया। बैक्टीरिया को सब ग्रुप के तौर पर मानना के तौर पर रखा। रॉबर्ट कॉपलैंड ने उसने जो वो प्रोकैरियोट्स को एक अलग स्टेटस दे दिया। रॉबर्ट विटकर ने जो वो फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए प्रोटिस्टा का कहा, और फिर श्वार्ट्ज और मार्गुलिस ने प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा को प्रोटोक्टिस्टा का नाम जो है वो देते हुए इनके अंदर यूनिसेलुलर और फिर इनके ओरिजिन के एतबार से इनको जो है वो नाम दिया गया कि असल में ये उनसे निकले हुए नहीं है, बल्कि तमाम की तमाम दूसरी किंगडम्स जो हैं वो इवॉल्व हुई हुई हैं इससे। ठीक है, तो उसको हमने इन जनरल, ये सिलेबस का आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। ठीक है, ये प्रोटिस्टा का करेक्टर है कि ये डाइवर्स बहुत है, इनके साइज के अंदर डाइवर्सिटी है, इनकी स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, इनके मोड ऑफ लोकोमोशन में डाइवर्सिटी है, इनकी न्यूट्रिशन में डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें इनके हैबिटेट में डाइवर्सिटी है। ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन में कोई पैरासाइट के तौर पर है, तो कोई जो है वो दूसरे के लिए वो एक आप कह लें कमेंशनिस्टिक है, कोई दूसरे के लिए एज अ प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो मेजर ग्रुप्स मजीद 3 बनते हैं। ठीक है, वैसे जो है वो मार्गुलिस और श्वार्ट्ज ने जो है इनके मतलब जो है वो क्लासिफिकेशन करते हुए इसके 27 फाइला बनाए थे, और ये ख्याल किया जाता है कि ये पॉलीफाइलेटिक हैं। पॉलीफाइलेटिक मीन कि इनका एंसेस्टर कोई एक नहीं है। ठीक है, ये मल्टीपल से जो है वो राइज हुए हैं। तो 3 ग्रुप्स जो है वो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम प्रोटोजोन्स के नाम से, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एल्गी के नाम से, और फंगस लाइक प्रोटिस्ट, ठीक है, जिनको हम जनरली मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। ये 3 इसके जो है वो ग्रुप्स हैं। दूसरा जो हमारे पास फंजाई, किंगडम फंजाई, जो किंगडम फंजाई है, किंगडम फंजाई के हवाले से हम बात करें। ठीक है, किंगडम फंजाई, इसमें किंगडम फंजाई के अंदर जो है वो इसमें बहुत आप कह सकते हैं पैथोजेनिक किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसमें आते हैं, जैसे रस्ट हैं, समर्ट्स हैं, वीट और कॉर्न की जो है वो, और दूसरे जो है वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने वाली डिजीज हैं। कुछ जो है वो मशरूम्स एडिबल भी हैं, ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं। ठीक है, कमर्शियल इंपॉर्टेंस की जो है वो ऑर्गेनिजम्स भी हैं इसमें। कोई तकरीबन 1 लाख के करीब इसकी जो है वो स्पीशीज हैं ये यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इनमें सेल वॉल मौजूद है लेकिन सेलुलोज की नहीं है, काइटिन की है। ठीक है, और इनकी जो अगर हम बात करें स्टडी के हवाले से, तो स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी। इसका एक स्पेशल फीचर है माइटोसिस, न्यूक्लियर माइटोसिस, एक स्पेशल फीचर जो फंजाई के अलावा किसी दूसरे ग्रुप में नहीं है। ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियर माइटोसिस, फंजाई के अलावा किसी दूसरे ग्रुप में नहीं। न्यूक्लियर माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होती, माइटोटिक स्पिंडल विद इन द न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सेपरेट हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पिंच होके सेल के अंदर न्यूक्लियस की तकसीम का सबब बनती है। तो इस तरह से एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर माइटोसिस है, यानी कि बगैर सेल तकसीम हुए अंदर न्यूक्लियस तकसीम होते रहते हैं। ठीक है, ये इसका जो है वो स्पेशल फीचर है, और ये फीचर फंजाई के अलावा किसी दूसरे ग्रुप में मौजूद नहीं है। ठीक है, ये फीचर फंजाई के अलावा जो है वो किसी दूसरे ग्रुप में मौजूद नहीं है। मजीद इसके करेक्टर्स देखें, इनमें क्लोरोफिल नहीं है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, लेकिन हिट्रोट्रॉफिक में भी ये एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्शन के जरिए जो है वो खुराक अपनी लेते हैं, एंजाइम्स खारिज करते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करवाते हुए एब्जॉर्प्शन जो है वो फिर करवा लेते हैं। स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, और कनोडिया भी जो है इनमें बनते हैं।
सिंपल बॉडी फॉर्म है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और उसके अलावा जो इसमें थ्रेड्स की सूरत के अंदर जो है वो इसमें मौजूद है, और वो थ्रेड्स मिलके कॉम्पैक्ट बॉडीज, मल्टी सेलुलर बॉडीज भी बना देती हैं, जैसे मशरूम्स वगैरह जो है वो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सेल वॉल जो है वो इसमें वो काइटन की या दूसरे सब्सटेंसेस में है, सेलुलोज नहीं है। एक ऐसा फीचर जो फंजाई का एक स्पेशल फीचर और है न्यूक्लियर माइटोसिस के अलावा, वो है जी नेवर हैव सीलिया एंड फ्लैजेला। फंजाई का कोई ऐसा सेल नहीं है जिसका सीलिया या फ्लैजेला हो। ठीक है, प्लांट्स में भी कुछ ऐसे हैं जिनमें सीलिया या फ्लैजेला होंगे, एनिमल्स में भी हैं, बैक्टीरिया के भी हैं, लेकिन फंजाई का कोई ऐसा सेल नहीं है जिसका सीलिया या फ्लैजेला हो। फंजाई के हवाले से अगर हम बात करें तो जब चूंकि इसमें सेल वॉल मौजूद है तो हम इसको प्लांट्स के साथ भी रख सकते हैं, और इसमें सेंट्रियोल्स भी नहीं है, तो इसलिए पुरानी क्लासिफिकेशन के मुताबिक फंजाई को प्लांट्स का ही एक ग्रुप कंसिडर किया जाता था, क्योंकि इसमें सेल वॉल है, सेंट्रियोल नहीं है और नॉन मोटाइल है, इसलिए पहले इनको प्लांट्स में ही कंसिडर किया जाता था। लेकिन चूंकि ये हिट्रोट्रॉफ है और सेलुलोज काइटन की है, सेलुलोज सॉरी सेल वॉल सेलुलोज की नहीं है, काइटन की है, तो ये काइटन का इनका होना ये इसको एनिमल्स के साथ रिजेंबल करता है। ठीक है, तो ये भी ख्याल किया जाता है फिर कि ये प्लांट से डिसिमिलर है। ठीक है, इनमें जो है वो सेल वॉल है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और नॉन मोटाइल है। ये फीचर ऐसे हैं जो कि इसको एनिमल से सेपरेट करते हैं। इसका मतलब है कि ये ना टोटली रिजेंबल कर रहे हैं प्लांट्स के साथ, ना एनिमल्स के साथ, इनका अलग ही स्टेटस है। और वो अलग स्टेटस क्या है, ठीक है, इसकी डीएनए स्टडीज से पता चलता है कि ये सेपरेट ग्रुप के तौर पर है, तो इसलिए इसकी सेपरेट जो है वो क्लासिफिकेशन अब फंजाई के एक ग्रुप की सूरत में, किंगडम की सूरत में जो है वो रख ली। फंजाई के अंदर दो तरह के जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एक मोल्ड्स हैं, एक यीस्ट है। मोल्ड्स वो हैं जो कि हाइफी से बने हुए हैं, और यीस्ट नॉन हाइफल फंगस है जो यूनिसेलुलर है। ठीक है, हम सैक्रोमिसिस सेरेविसी एक एग्जांपल लेते हैं यीस्ट की, लेकिन कैंडिडा एल्बिकेंस वो भी एक यीस्ट की ही एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह से और भी तो यीस्ट एक ग्रुप है जो कि नॉन आप कह लें हाइफल फंगस है, नॉन हाइफल फंगस। ठीक हो गया, और मोल्ड्स वो हैं जो कि हाइफी पर मुश्तमिल है। इसके आगे फर्दर फंजाई के ग्रुप्स बनते हैं, उसमें हमें क्लासिफिकेशन में जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, इसके मेन यही फीचर्स है। उसके बाद तीसरा ग्रुप है जी हमारे पास प्लांट्स। प्लांट्स यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, ऑटोट्रॉफ हैं, एम्ब्रियो से डेवलप हुए हैं और मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स हैं। ये ऐसा फीचर है जो प्लांट्स को एलजी से अलग कर रहा है। ठीक है, अदरवाइज बाकी फीचर्स तो एलजी में भी देखेंगे, लेकिन ये फीचर्स इसको एलजी से अलग कर रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये ज्यादातर सेसाइल होते हैं और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें होती है, और इसकी कोई तकरीबन जो है वो 3,60,000 के करीब जो है वो स्पीशीज मौजूद है। प्लांट्स के हवाले से बात करें, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, इनके अंदर स्पेशलाइज्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं, फोटोसिंथेटिक सेल्स। इनके सेल्स में लार्ज वैक्यूल मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, अपनी खुराक खुद बना रहे हैं। ठीक है, इसके हवाले से मजीद इसमें देखें तो जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सीलिया या फ्लैजिला हो सकते हैं, ये पॉइंट इसमें जो है वो याद रखिएगा। हमने फंजाई के अंदर स्पेशल कहा था कि दे नेवर हैव सीलिया और फ्लैजिला। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स अगर हम बात करें तो इन केस ऑफ प्लांट्स हम कह सकते हैं कि इनके अंदर सीलिया या फ्लैजिला मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर सीलिया या फ्लैजिला मौजूद हो सकते हैं, और इसके एग्जांपल्स में आपके पास गैमेट्स हैं, फंस के गैमेट्स हैं, पर्टिकुलरली जो मेल गैमेट्स हैं एंथ्रोजॉइड्स, वो मूव करते हुए जाते हैं और उनकी मूवमेंट वो फ्लैजिला की मदद से हो रही है। प्लांट्स के हवाले से अगर हम बात करें, प्लांट्स के दो मेजर ग्रुप हैं, ब्रायोफाइट्स हैं और ट्रेकियोफाइट्स हैं, नॉन वस्कुलर प्लांट्स और वस्कुलर प्लांट्स। आगे फर्दर इनकी जो है वो क्लासिफिकेशन है, तो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस का जो है वो हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका जो मेन फीचर आपने प्लांट का याद रखना है वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑटोट्रॉफिक, और ये तीन फीचर्स तो एलजी में भी मौजूद हो सकते हैं। साथ में नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, हैव मल्टी सेलुलर प्रोटेक्टेड
सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एम्ब्रियो। ठीक है, ये इनके अंदर जो है वो फीचर्स हैं प्लांट्स में। नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास एनिमल्स हैं। एनिमल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो जो एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, हिट्रोट्रॉफिक हैं लेकिन इंजेस्टिव नहीं है, सॉरी एब्जॉर्प्टिव नहीं है, इंजेस्टिव है। ठीक है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, अपनी फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकते। इनके अंदर वैक्यूल स्मॉलर हैं। ठीक है, टेम्परेरी बेस पे हो सकते हैं, आगे उसमें फर्दर वैरायटी हो सकती है वैक्यूल्स की। हिट्रोट्रॉफिक इंजेस्टिव न्यूट्रिशन है, सेल वॉल्स नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन नर्वस सिस्टम के थ्रू इनमें देखी गई है, और इनमें सीलिया और फ्लैजेला मोस्टली मतलब मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है कि हर एक सेल में होगा ही होगा, लेकिन सीलिया और फ्लैजेला जो इनमें मौजूद हो सकते हैं। एनिमल्स के वाले से बात करें तो एनिमल्स के भी जो वो मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ वो ग्रुप है जिसमें ऐसे एनिमल्स आते हैं जिसमें कोई सिमेट्री नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है प्रॉपर। ठीक है, यूमेटाजोआ जो है वो है जिसमें प्रॉपर सिमेट्री मौजूद है। ये एक डिटेल जो है वो इसकी आगे फर्दर ग्रुपिंग है, लेकिन ये सारे ग्रुप्स हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ जनरल कैरेक्टर्स जो है वो इसके करने हैं, दैट इज अबाउट द एनिमल्स। अब हम एक दो इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है इसमें। जैसे ये आपके सामने जो है वो क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होगा ये हम डिस्कस कर चुके हुए हैं जी। चैट के अंदर बताएं क्या आंसर होगा। फंजाई। फंजाई। हाँ जी, फंजाई आंसर जो है वो इसमें होगा, दैट हैव नेवर। और अगर यहाँ पर यूजुअली लिखा होता, यूजुअली हैव सीलिया और फ्लैजेला, फिर क्या होता? एनिमल्स। हाँ जी, और अगर रेयरली होता? प्लांट्स। हाँ जी, फिर उस सूरत में जो है वो प्लांट्स हो जाता है। ठीक है, तो यूजुअली हैव फ्लैजेला दैट आर एनिमल्स, एंड रेयरली हैव फ्लैजेला दैट आर प्लांट्स, और दैट हैव नेवर सीलिया और फ्लैजेला दैट आर दी फंजाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, ऐसे ही हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ग्रुप को। हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज दी वायरसेस। वायरसेस क्या है? पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। इसी किंगडम में हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये बॉर्डर पे है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग के। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सेल नहीं है। क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है, कि वायरसेस आर, और ऑप्शन है आपके पास दो जो मेजर जो टाई कर रही हैं एक दूसरे से, दैट इज द सब सेलुलर एंड ए सेलुलर। ठीक है, दो ऑप्शन है, सब सेलुलर और दूसरी ऑप्शन है ए सेलुलर। तो बताएं जी फंजाई क्या होगी, सब सेलुलर है या ए सेलुलर है? ठीक है, दैट इज द ए सेलुलर। ठीक है, तो ये जो वायरसेस हैं, वायरसेस ये ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, मतलब सेल लेवल ही इनमें मौजूद नहीं है। तो जब सेल लेवल ही मौजूद नहीं है तो हम फिर कह सकते हैं कि ये लिविंग थिंग में लाए ही नहीं करते। तो ये बॉर्डर लाइन पे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, इसलिए हम इसको किसी किंगडम में नहीं रखते। ये पार्टिकल्स हैं न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन्स के। लिविंग कैरेक्टर इसका ये है कि इसमें न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। नॉन लिविंग कैरेक्टर इसका ये है कि हम इसकी क्रिस्टल्स बना सकते हैं, लेकिन और दूसरा नॉन लिविंग कैरेक्टर इसका ये है कि अभी इसमें सेल लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। तो जब वो सेल ही नहीं है तो इसको हम किस तरह से नॉन लिविंग के अंदर जो वो प्लेस करें। हाँ, एक फीचर इसका है कि ये इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट, ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन कि ये ऐसे पैरासाइट है जिनकी अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है, टोटली डिपेंड कर रहे हैं होस्ट के ऊपर, होस्ट के बगैर रह ही नहीं सकते, आर्टिफिशियल कल्चर किए ही नहीं जा सकते। ठीक है, और ये सेल के अंदर रह रहे हैं, सो दीज आर द इंट्रा सेलुलर। तो ये सेल के अंदर रहते हुए सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए ये जो वो अपना लाइफ साइकिल गुजारते हैं, अपनी रेप्लिकेशन करते हैं। तो इसलिए हम इनको ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट के नाम से जानते हैं। स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड एज वायरोलॉजी। ठीक है, वायरस को वायरस इसलिए कहते हैं कि ये जो है वायरस का लफ्ज इससे जो है वो विनोम से बनता है। विनोम के मीनिंग ही पॉइजनस फ्लूइड के हैं। ठीक है, तो पास्टर ने इसके मतलब जो है वो कहा ही यही था कि वायरसेस आर पॉइजन्स एसोसिएटेड विद डिजीज एंड देन डेथ। ठीक है, और ये बाद में फर्दर इसके ऊपर काम होता भी गया। ठीक है, आपने पढ़ा है, ये एज सच सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसकी डिस्कवरी, इसकी हिस्ट्री, लेकिन इसके मतलब जो है वो आपने ये डिस्कस किया हुआ है
कि चार्ल्स चैम्बरलैंड ने जो है वो देखा था सबसे पहले कि बैक्टीरिया जो है वो फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन ये जो है वो फिल्टर पेपर में से, पोर्सलाइन फिल्टर पेपर में से पास हो सकते हैं। तो ये एक इनके पास करैक्टर आया था। इवानोस्की ने जो टोबैको मोज़ेक वायरस था वो आइसोलेट किया था, वो डिस्कवर किया था, ठीक है। उसके बाद टिवॉर्ड और डी हैरले ने बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किया था। टिवॉर्ड ने देखा था कि कुछ वायरसेस बैक्टीरिया की कॉलोनीज का खात्मा कर रहे हैं, उनको खत्म कर रहे हैं, और डी हैरले ने जो है वो उस वायरस को जो है वो नाम दिया कि ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। उसके बाद स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन जो है वो इसमें देखी थी TMV की, टोबैको मोज़ेक वायरस की। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरसेस ऐसे हैं जिनकी क्रिस्टल्स भी बनाई जा सकती हैं, ठीक है, जिनकी क्रिस्टल्स भी बनाई जा सकती हैं, और इनमें चूंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स मौजूद है, लिहाजा ये लिविंग थिंग भी है, ठीक है, ये लिविंग थिंग भी है। तो दोनों इसमें हमारे पास जो है वो इसमें पॉइंट्स आ गए। तो इस एतबार से अगर हम बात करें तो फिर वायरसेस का जो स्टेटस होगा दैट लाई बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग। हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस में स्पेसिफिक। तो वायरस की स्ट्रक्चर कैसे है? वायरसेस आर न्यूक्लियोकैप्सिड, दो चीजें हैं, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। और जो तीसरी चीज हो सकती है, जरूरी नहीं है, जो तीसरी चीज हो सकती है वो एनवेलप है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड जरूरी है, कैप्सिड जरूरी है, लेकिन न्यूक्लिक एसिड किस फॉर्म में हो सकता है? दैट मे बी RNA, दैट मे बी DNA, ठीक है। और जो कैप्सिड है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। लेकिन ये जो इसमें एनवेलप है वो चंद एक में है, और वो एनवेलप बनती है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से। तो उसकी कंपोजिशन वही होगी जो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन की। वायरसेस जो है वो इसमें देखें, न्यूक्लिक एसिड DNA भी हो सकता है, RNA भी हो सकता है, दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे, या DNA होगा इसमें या RNA होगा। तो इसका मतलब है हम हर जगह पर कहते हैं DNA इज हेल्थी मटेरियल, DNA इज जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इन केस ऑफ सम वायरसेस RNA इज जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इन केस ऑफ सम वायरसेस RNA इज एक्टिंग एज अ जेनेटिक मटेरियल। और इवन आपने वो बॉक्स के अंदर जो वो पढ़ा हुआ है कि जो प्रियॉन्स हैं उनके अंदर तो जो प्रोटीन्स हैं उन्हीं के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है जो उनको एनकोड करती है। तो उसमें जो प्रोटीन्स हैं वही जो है वो हेल्थी मटेरियल के तौर पर काम करती हैं प्रियॉन्स में, ठीक है। वायरॉन जो है ये ऐसे वायरसेस होते हैं जो कंप्लीट मेच्योर वायरसेस हैं, उनको हम नाम देते हैं। और वायरॉइड ऐसे वायरसेस होते हैं जो RNA कंटेनिंग वायरसेस होते हैं, और ज्यादातर जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड है उसका हमने, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वो RNA होगा या DNA होगा, दोनों में से। और जो प्रोटीन कोट है दैट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर्स, कैप्सोमियर्स, ठीक है। कैप्सोमियर्स ऐसी यूनिट्स हैं जो आइसोमियर्स से बनी हुई हैं, और आइसोमियर्स ऐसी यूनिट्स हैं जो कि आगे अमाइनो एसिड से बनी हुई हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट वही अमाइनो एसिड्स तक की बात आएगी। इसका मतलब है कि ये कैप्सोमियर्स अमाइनो एसिड्स पर ही मुश्तमिल है, एंड नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन कैप्सिड इज स्पेसिफिक। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है 150 162 की और 252 की, ठीक है, वायरसेस के अंदर, ठीक है, कॉमन कोल्ड वायरस के अंदर और हर्पीस। तो उसमें जो है वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हर एक वायरस में नंबर ऑफ कैप्सोमियर्स इन कैप्सिड वो स्पेसिफिक होते हैं। तो ये देखें, ये अंदर जो है वो कोर है, ये बाहर कैप्सिड या कोट है, और उसके बाहर ये एनवेलप है जो कि सारे में नहीं है, चंद एक में होती है। आपकी बुक में कुछ डिजीजेस दी हुई हैं और उन डिजीजेस के वायरसेस का जिक्र है। मैं उन वायरसेस की स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है वो बताने लगा हूं कि कौन कौन से वायरसेस DNA वायरसेस होते हैं, कौन कौन से RNA वायरसेस होते हैं। तो ये जो है वो टेबल आप देख लीजिएगा कि पॉक्स वायरस है, हर्पीज है, ठीक है, पॉक्स वायरस DNA, हर्पीज DNA, हेपेटाइटिस B DNA, बाकी सारे RNA जो आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है। इसी तरह से एनवेलप की बात करें तो एनवेलप एब्सेंट है पोलियो वायरस में, एब्सेंट है हेपेटाइटिस A वायरस में, बाकी में जो है एनवेलप की प्रेजेंस है जो आपकी बुक में जो है वो जिन वायरसेस का जिक्र है, ठीक है। तो ये DNA बेस्ड या RNA बेस्ड वायरस
या इसी तरह से एनवेलप्ड या नॉन एनवेलप्ड वायरस, ऐसे होस्ट की बेस पे भी होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेजिस। ठीक है, ये मुख्तलिफ वायरसेस जो है वो हो सकते हैं। तो ये आपकी बुक में कुछ वायरसेस का जो जिक्र है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, हर्पीज सिंप्लेक्स है, ये मुख्तलिफ वायरसेस की शेप दिखाई गई है। ठीक है, तो उनमें देखें ज्यादातर स्फेरिकल इन नेचर के हैं। तो कैप्सिड की शेप वेरी करती है, जैसे कैप्सिड की शेप वो हेक्सागोनल हो, वो आइकोसाहेड्रल हो, वो जो है वो टेडपोल की तरह का हो, वो स्फेरिकल हो, वो रॉड लाइक हो, वो हेलिकल हो। ठीक है, उस तरह की शेप बनती जाती है। आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है जिसमें मुख्तलिफ शेप्स दी हुई हैं। ठीक है, तो ये शेप जो है वो वायरसेस की ये वेरी कर सकती है। किस बेस पे वेरी करेगी? जो कैप्सिड की शेप होगी वही उस वायरस की जो है वो शेप होगी। तो की पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, ये 3 डीएनए वायरस हैं, बाकी सब आरएनए वायरस है। ठीक है, जो आपकी बुक में है, जो आपकी बुक में है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो पोलियो और हेपेटाइटिस ए है, इसके वायरसेस ये जो है वो नॉन एनवेलप्ड है, बाकी जो वायरसेस है वो एनवेलप्ड है, जो आपकी बुक के अंदर मेंशन हुए हैं। ठीक है, अब वायरसेस में अगर हम बात करें तो एक वायरस बैक्टीरियोफेज भी है, और ये बैक्टीरियोफेज ये वो वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। बैक्टीरिया की उसमें फेगोसाइटोसिस यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एंटर होके उसके अंदर मल्टीप्लाई होते हैं और इस तरह से रेप्लिकेट होते हैं कि इतनी ज्यादा तादाद में हो जाते हैं कि या तो बैक्टीरियल सेल को बस्ट कर देते हैं, दैट इज लिटिक साइकिल, या फिर क्या करते हैं उसके जीनोम का हिस्सा बन के प्रो वायरस की सूरत में रहते हैं। तो एक बैक्टीरियोफेज की जो वो हेड है, टेल है, बैक्टीरियोफेज का जो हेड है उसके वाले से बात करें तो 2 पिरामिड जैसे आपस में जुड़ी हुई इस तरह की शेप बनती है। ठीक है, जिसमें डीएनए या कोर जो है वो डीएनए की सूरत में जो है वो मौजूद है ना। लेकिन ये 7th जनरेशन है वायरस के। आप अपने माइक को म्यूट कर लें देख लो यार। आप अपने माइक को म्यूट कर लें जो पार्टिसिपेंट्स। सही। और अच्छा जी, हम नेक्स्ट बात कर रहे थे इसमें कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका हेड है, उसकी टेल है। हेड के अंदर जो है वो क्या है, डीएनए मौजूद है। टेल के अंदर उसमें शीट मौजूद है, उसका जो है वो कॉलर है, साथ में नीचे एंड प्लेट्स हैं, फाइबर्स हैं। ठीक है, तो टेडपोल की तरह की स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लाइफ साइकिल इसका नहीं है सिलेबस में, जस्ट स्ट्रक्चर है, जस्ट स्ट्रक्चर है। ये एक टिपिकल जो है वो बैक्टीरियोफेज की जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई गई है। हम कुछ क्वेश्चन जो है वो बैक्टीरियोफेज वायरस की स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय डीएनए वायरस? ऑप्शंस आपके सामने है, कौन सी डिजीज डीएनए वायरस की वजह से है? जी चैट के अंदर इसका आंसर दें। ठीक है, आंसर इज दी हर्पीज एंड हेपेटाइटिस बी। ठीक है, ये दोनों के दोनों डीएनए वायरसेस हैं। इन्फ्लुएंजा जो है ये आरएनए वायरस है। हाँ जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एनवेलप्ड? नॉन एनवेलप्ड कौन सा? जी अभी बात हुई भी थी। ठीक है, तो इसमें जो पोलियो वायरस है दैट इज द नॉन एनवेलप्ड। ठीक है, और बाकी जो इसमें जो वायरसेस का जिक्र है वो एनवेलप्ड वायरसेस।